हेलो एंड वेलकम टू केवीआर लर्निंग एकेडमी। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे, तो चलिए आज इस क्लास को शुरू करते हैं। तो यह जो है जीविका का जो आप लोगों का वैकेंसी है, उसमें जो आप लोगों का जो 2 पोस्ट है, एक तो आपका हो गया एरिया कोऑर्डिनेटर और दूसरा आपका जो एक पोस्ट है वह हो गया कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। तो इसमें जो है आप लोगों को 20 क्वेश्चन पूछेगा और 20 नंबर का यह क्वेश्चन रहेगा। तो इस क्लास में हम लोग जो सब्जेक्ट नॉलेज है, जो एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो सब्जेक्ट नॉलेज से जो क्वेश्चन पूछेगा, उस क्वेश्चन को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि अभी ये एग्ज़ाम जो है शुरू होने वाला है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख कर जाइएगा। तो जो क्वेश्चन जो पूछी जाती है वह ज़्यादातर जो होता है समझ बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि इसमें उन सारे क्वेश्चन को ले लें जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये एमसीक्यू बेस्ड क्लास होगा। अगर इन सारे एमसीक्यू को आप लोग अच्छे से देख कर जाते हैं तो आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगा। और देखिएगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि यहाँ से डायरेक्ट भी देखने को मिल सकता है। बाकी क्वेश्चन वहाँ अंडरस्टैंडिंग बेस होता है, समझ बेस होता है। तो आप लोग देखिएगा कि और अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वह समझ बेस होते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम ही होते हैं। तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि समझ बेस क्वेश्चन को ही इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समाहित करें और कुछ क्वेश्चन जो है फैक्चुअल जो ज़रूरत है इस क्लास के लिए उसको भी इसमें समाहित कर लिए है। तो यह क्लास बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है। तो चलिए देर ना करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को हिंदी में क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा और इसका आंसर भी। और जो इस साइड में इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो आप लोग जो इंग्लिश वाले हैं इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। कारण है कि काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो हिंदी में ही एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो हम लोग ज़्यादा टाइम इंग्लिश के पढ़ने में, इंग्लिश वाले क्वेश्चन को पढ़ने में नहीं देंगे। तो इंग्लिश वाले बच्चे इस क्वेश्चन को अपने से खुद से देख लीजिएगा और आंसर तो जो यहाँ बताएंगे वही आंसर इधर भी होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास की परिभाषा का प्रमुख तत्व है। तो ग्रामीण विकास की परिभाषा से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रामीण विकास का जो परिभाषा है वह किस प्रकार हो सकता है या इसका जो प्रमुख तत्व क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोगों को देखना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो समझ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है और इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो हम लोग इसमें जो सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो 2-3 मेथड होते हैं। तो हम लोग तो एक तो कन्वेंशनल मेथड होते हैं कि जो क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, आंसर टिक कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि हम लोगों को कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर नहीं पता है, फिर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसका भी यहाँ पर कुछ ना कुछ हम लोग जुगाड़ निकालेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड वहाँ पर हम लोग यूज करेंगे कि एलिमिनेशन मेथड से किस तरह से आंसर को हम लोग गेस कर सकते हैं। और आप लोग को पता होगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई सा भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। हाँ, लेकिन जो भी क्वेश्चन गेस कीजिएगा तो ब्लाइंड गेस नहीं करना है, क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से बनाइएगा। अगर एलिमिनेशन मेथड से बनाइएगा तो सही होने का जो चांसेस है वो काफ़ी हाई रहता है। तो चलिए इसका जो आंसर है हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन ए में इसका जो आंसर है वह है केवल भौतिक अवसंरचना का निर्माण। दूसरा ऑप्शन है समावेशी विकास और सामुदायिक भागीदारी। और तीसरा जो इसका विकल्प है केवल सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। और चौथा है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं लाना। देखिए, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को ना भी पता हो तो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही है ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास की जो अगर बात हो रही है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए कि ये सब शहरी सुविधा है। क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा लाना। उतना ये सही नहीं लग रहा है। इस क्वेश्चन का इस ऑप्शन को देखिए, केवल भौतिक अवसंरचना। एक चीज और भी याद रखिएगा, जहां पर भी ऑप्शन में केवल लिखा हुआ मिले, ओनली,
तो ओनली और केवल, तो समझ जाइएगा कि उसका जो आंसर, वो ऑप्शन का जो सही होने की जो चांसेस है वो बहुत कम हो रहता है। बहुत कम ही केसेस में वो आंसर सही होते हैं, अन्यथा ये जो केवल वाले जो ऑप्शन होते हैं वो गलत ही होते हैं। इस तरह के कोई क्वेश्चन खास करके यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा क्या, क्योंकि यहाँ पर भी है केवल सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, ये भी सही नहीं लग रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं लाना उतना सही नहीं लग रहा है। तो इसमें क्या है कि समावेशी विकास, समावेशी विकास मतलब सभी को साथ लेकर के जो है विकास, और सामुदायिक भागीदारी, यानी कि सभी का इसमें जो है भागीदारी होना चाहिए। यही तो ग्रामीण विकास की परिभाषा का प्रमुख प्रमुख तत्व है कि सबका जो है इसमें विकास हो, समुदाय का विकास हो, और साथ ही साथ सबका जो है इसमें विकास हो। तो ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह का जो क्वेश्चन समझ बेस होगा तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कीजिएगा और आसानी से आंसर तक पहुंच जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास शब्द का सबसे व्यापक वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? किसका? ग्रामीण विकास शब्द, इसका क्या करना है? व्यापक वर्णन बोला है, व्यापक वर्णन किस तरह से किया जा सकता है। तो चलिए ऑप्शन इसका देख लेते हैं। इंग्लिश वाले जो है ऑप्शन, माफ कीजिए, क्वेश्चन को आप लोग जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हो और इसका जो ऑप्शन है वो भी पढ़ लीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। फिर इसमें आ गया है केवल कृषि क्षेत्र का विकास। नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ कृषि क्षेत्र का विकास से तो ग्रामीण विकास नहीं हो जाएगा, और भी हम लोगों को काफी कुछ करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली और पानी उपलब्ध कराना। थोड़ा सा सही लग रहा है, चलिए इसको और भी आगे देखते हैं। अगला ऑप्शन थोड़ा सा सही लग रहा है, ये तो नहीं होगा। ग्रामीण समुदायों के आर्थिक, सामाजिक और मानव संसाधन विकास का समन्वय, ये थोड़ा सही लग रहा है। चलिए इसका अगला ऑप्शन देखते हैं। केवल स्वच्छता सेवा उपलब्ध कराना, फिर यहाँ पे केवल आ गया तो ये भी जो है नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों लग रहा है कि नहीं सही है। अब यहाँ पे एक चीज जो आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ कह रहा है कि सबसे व्यापक, व्यापक मतलब बृहद जो है वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। तो सड़क, बिजली और पानी, ये तो व्यापक वर्णन है नहीं, और भी काफी चीजें होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी का अगर आप लोग बी को देखिएगा तो यहाँ देखिए कि सड़क, बिजली और पानी, सिर्फ इतना दिया हुआ है। अगर ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा, यहाँ क्या है कि ग्रामीण समुदायों के आर्थिक, सामाजिक और मानव संसाधन का विकास का समन्वय, यानी कि आर्थिक विकास भी होना चाहिए, सामाजिक विकास भी होना चाहिए, और मानव संसाधन यानी कि मानव को संसाधन बनाना, उसमें उसको जो है ह्यूमन कैपिटल बनाना है। और ह्यूमन कैपिटल कैसे बनेगा? तो शिक्षा दे करके, अच्छा स्वास्थ्य दे करके, और भी बाकी सुविधाएं दे करके जो है, स्किल दे करके जो है मानव को संसाधन बनाया जाता है, ह्यूमन कैपिटल। तो ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ग्रामीण समुदायों के आर्थिक, सामाजिक और मानव संसाधन विकास का समन्वय। तो इस तरह से हम लोग आंसर को गैस कर सकते हैं। अगर आंसर पता हो तो ठीक है, लेकिन इस तरह से अगर कीजिएगा तो यकीन मानिए कि आप लोग आराम से सारे क्वेश्चन का आंसर कर पाइएगा। ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। चलिए ये क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, थोड़ा मैं साइड हो जाता हूँ, पॉज करके क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ाना। क्यों भाई? ग्रामीण विकास जनसंख्या बढ़ाने से तो आ नहीं जाएगा। आप लोग जानते हैं कि हम लोग का जो जनसंख्या है हम लोगों के देश का काफ़ी है। अभी तो चाइना से भी आगे हम लोग निकल गए हैं। और खास करके अगर बिहार की बात करी तो बिहार में भी जनसंख्या काफ़ी है, अब 15 करोड़ के आसपास ऐसा कहता कि हो गया होगा। अभी लेटेस्ट जब ये जनगणना आएगा तो पता चलेगा,
लेकिन जो कास्ट सेंसस हुआ था, जाति आधारित गणना सर्वे हुआ था, तो उसमें लगभग 13 करोड़ से अधिक जनसंख्या उस समय में काउंट हुआ था। तो ये तो होगा नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ाना। भाई इतना जनसंख्या बढ़ा देंगे तो फिर बाकी चीज़ कैसे होगा? स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, ये सब तो मिलना मुश्किल हो जाएगा। रोजगार तो वैसे भी जानते हैं कि कितनी कमी है कि हम लोग को अभी ये जीविका के लिए पढ़ना पड़ रहा है। नहीं तो कुछ दिन पहले तक ऐसा होता था कि जीविका में आसानी से हो जाता था। अब देख लीजिए इस बार कितना कंपटीशन है। ये ऑप्शन नहीं होगा। शहरों में रोजगार बढ़ाना, बात यहाँ हो रहा है ग्रामीण विकास का। अगर शहर में रोजगार बढ़ा देंगे तो क्या ग्रामीण विकास हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब फिर एक बार आ गया यहाँ पर केवल खेती को बढ़ावा देना। अगर खेती को सिर्फ बढ़ावा दे देंगे तो क्या लग रहा है ग्रामीण विकास हो जाएगा? नहीं होगा, और भी काफी कुछ करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? ग्रामीण समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। ये जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है कि ग्रामीण समुदायों की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, अगर उसमें सुधार करते हैं तो ग्रामीण विकास का जो उद्देश्य है उसकी प्रतिपूर्ति हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें क्या कहता है। तो इसमें जो क्वेश्चन इस ये है कि ग्रामीण विकास की अवधारणा में बहुआयामी दृष्टिकोण, बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच इसको इंग्लिश में बोलते हैं, का अर्थ क्या है? इसका अर्थ पूछ रहा है कि ग्रामीण विकास में जो होता है कि एक बहुआयामी दृष्टिकोण होता है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होता है। तो इसका अर्थ पूछ रहा है, जिसका अर्थ क्या होता है। चलिए इंग्लिश वाले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। पॉज करके एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, फिर आंसर जो है गेस कीजिएगा। तो इसका जो आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है? केवल एक क्षेत्र में विकास। फिर यही बात, केवल एक क्षेत्र में विकास। भाई यहाँ बोल रहा है बहुआयामी दृष्टिकोण, तो केवल एक क्षेत्र में विकास से कैसे होगा या बहुआयामी जी? नहीं होगा। इसमें कह रहा है कि केवल स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार, केवल फिर सिर्फ स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करने से क्या बहुआयामी दृष्टिकोण का जो लक्ष्य हासिल हो जाएगा? नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है कई क्षेत्रों में एक साथ विकास, ये थोड़ा सही लग रहा है। लेकिन अगला ऑप्शन फिर देखते हैं, केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना। केवल कृषि उत्पादन बढ़ाने से क्या क्या लग रहा है? ये क्वेश्चन हट गया है। क्यों हट गया देखता हूँ उसका कारण। चलिए तो एक काम हम लोग करते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार देख लेंगे। लेकिन जो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो हम लोग जो वो क्वेश्चन जो देख रहे थे इससे पहले वाले, उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसको सही कर दीजिएगा, कुछ टेक्निकल इश्यू यहाँ पर आ गया। अब हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास की सही समझ क्या दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण विकास की सही समझ क्या दर्शाती है। इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए जो इंग्लिश में देना चाहते हैं, और फिर आंसर को हम लोग गेस करते हैं। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, अगर हम लोग ऑप्शन के द्वारा देखें, आंसर के द्वारा ऑप्शन के द्वारा आंसर अगर हम लोग खोजने की प्रयास करें तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी जैसा बनाना क्या है, ग्रामीण विकास की सही समझ क्या दर्शाती है। अगर हम लोगों को ग्रामीण विकास करना है तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों जैसा बना देने से ग्रामीण विकास हो जाएगा? हो भी सकता है लेकिन उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। दूसरा ऑप्शन, ग्रामीण क्षेत्रों का औद्योगिकीकरण। हाँ, थोड़ा लग रहा है, ठीक है चलो, उद्योग धंधा लग जाएगा तो विकास हो जाएगा, ग्रामीण विकास। लेकिन ये भी उतना अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। और सी तो ऑटोमेटिक देख रहे हैं यहाँ पे, केवल सरकारी खर्च बढ़ाना। अगर सरकारी खर्च बढ़ाने से ही ग्रामीण विकास हो जाता तो फिर सरकार क्या करता है? खर्च कर देता पूरा पूरा पैसा, देखता है ग्रामीण विकास हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या? देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है? ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं
और संभावनाओं के आधार पर विकास करना। ग्रामीण लोगों की जो आवश्यकता है और संभावना है उसके आधार पर विकास करना, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कि ग्रामीण विकास की सही समझ ये है। अगर ये ऑप्शन नंबर ए था कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों जैसा बनाना, इससे तो प्रतिपूर्ति होगा नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकरण से भी नहीं होगा, सरकारी खर्च बढ़ाए। लोगों की क्या आवश्यकता है और उसकी क्या संभावना है, अगर उसको ध्यान में रख करके योजना बनाया जाए, लागू किया जाए, तो वो जो है ग्रामीण जो विकास है उसका जो है सही समझ को दर्शाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, भारत में संगठित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस काल में मानी जाती है? भारत में संगठित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की शुरुआत किस काल में मानी जाती है? यानी कि संगठित रूप से एक ऑर्गेनाइज वे में जो है ग्रामीण विकास का जो कार्यक्रम था वो शुरू हुआ था, और किस काल में शुरू हुआ था इसके बारे में हम लोगों को देखना है। इंग्लिश वाले क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लीजिए, थोड़ा मैं साइड हो जाता हूँ। चलिए पॉज करके आप लोग देख लिए होंगे। तो इसका जो अगर हम लोग सही आंसर खोजने की कोशिश करें तो देखिए, पहला है मौर्य काल। देखिए मौर्य काल में क्या था कि ज्यादातर जो ये ग्रामीण विकास का जो कार्यक्रम होता था उतना वो संगठित नहीं था। फिर हम लोग अगर आते हैं गुप्त काल में, तो गुप्त काल में भी कमोबेश वही स्थिति थी। ब्रिटिश काल, हाँ, यहाँ से जो है ग्रामीण विकास का जो एक संगठित रूप हम लोगों को देखने को मिलता है। आप लोग अगर भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में पढ़े होंगे, भारत सरकार अधिनियम अब अधिनियम 1919, इसमें जो है पंचायती राज के लिए अलग से, माफ कीजिएगा 1919 हो, और इसमें जो है पंचायती राज के लिए अलग से कुछ व्यवस्था किया गया था। और जैसा कि जो सब्जेक्ट था उसमें पंचायती राज का भी प्रावधान किया गया था। हालांकि उससे पहले आप लोग देखिएगा कि ब्रिटिश काल में ही जो है पंचायत जो है एक तरह से स्वायत्त संस्था के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। स्वायत्त करने का मतलब है कि पूरी तरह से तो स्वायत्त नहीं था, आज भी पूरी तरह से स्वायत्त नहीं है। हालांकि उस तरह का संगठन या संगठित कर दिया गया था कि जहाँ पर पंचायत काम करता था। तो इसीलिए ब्रिटिश काल से ही जो है भारत में संगठित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की शुरुआत माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद तो ऑब्वियसली हुआ ही हुआ है, लेकिन उससे पहले ब्रिटिश काल में यह शुरुआत हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण पुनर्निर्माण आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में ग्रामीण पुनर्निर्माण आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? एक बार इंग्लिश वाले क्वेश्चन को देख लीजिए पॉज करके। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, महात्मा गांधी ने, हालांकि जो ग्रामीण विकास के लिए तो काफ़ी सारे आंदोलन में हिस्सा लिए। अगर शुरुआत की बात किया जाए तो महात्मा गांधी इसमें नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे, विनोबा भावे भी नहीं थे। थे कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है श्री निकेतन परियोजना के द्वारा, श्री निकेतन परियोजना, इस योजना के द्वारा ग्रामीण पुनर्निर्माण आंदोलन की शुरुआत किए थे। तो इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर को ही भारत में ग्रामीण पुनर्निर्माण आंदोलन के प्रारंभकर्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित ग्रामीण विकास मॉडल किस नाम से जाना जाता है?
महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित ग्रामीण विकास मॉडल किस नाम से जाना जाता है? इंग्लिश में क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़ लीजिए इंग्लिश वाले, फिर हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, अगर ऑप्शन नंबर ए देखिए तो यह ब्लॉक डेवलपमेंट मॉडल, दूसरा है ग्राम स्वराज मॉडल, हरित क्रांति मॉडल, समुदाय विकास मॉडल। तो गांधी जी के द्वारा जो प्रस्तावित था ग्रामीण विकास मॉडल वह था ग्राम स्वराज। स्वराज मतलब क्या? गांव जो है अपने आप में क्या हो, एक तरह का स्वायत्त संस्था हो। आप लोग जानते हैं कि गांधी जी ग्रामीण विकास के लिए काफी तत्पर थे। उनका मानना था कि अगर ग्राम और गांव अगर वह डेवलप होगा तभी जाके देश का डेवलपमेंट सुनिश्चित हो पाएगा। तो उनका जो मॉडल था वह था ग्राम स्वराज, यानी कि पंचायत को, ग्राम को जो है स्वायत्तता मिले, ये उनका मॉडल था। और आज जो हमारे जो पंचायती राज संस्था है, कहीं ना कहीं गांधी जी के जो मॉडल थे उसी पर बेस्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण विकास का पहला संगठित राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन सा था? भारत में ग्रामीण विकास का पहला संगठित राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, इसको ट्रिम्स भी बोलते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, ये तो मनरेगा है, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसका आंसर मैं बताऊंगा, उससे पहले इंग्लिश वाले थोड़ा सा इसको देख लें क्वेश्चन को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, वो हो जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम। देखिए ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो 1952-53 में यह शुरू हुआ था, और यह पहला ऐसा कार्यक्रम था जो कि ग्रामीण विकास के लिए संगठित राष्ट्रीय कार्यक्रम था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये 1952-53 में लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित ग्रामीण विकास मॉडल किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो ग्राम स्वराज मॉडल इस पर यह आधारित था। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं फटाक से। भूदान आंदोलन ग्रामीण विकास के किस पहलू पर केंद्रित था? भूदान आंदोलन ग्रामीण विकास के किस पहलू पर आधारित था? एक बार आप लोग जो इंग्लिश वाले हैं पढ़ लीजिए इंग्लिश वाले क्वेश्चन को पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा कृषि पर शोध, बिल्कुल नहीं था ये। रोजगार सृजन, ना जी। ग्रामीण ढांचागत विकास, उतना तो सही नहीं लग रहा है। क्या था? भूदान आंदोलन क्या था कि गरीबों को जो है भूमि वितरित करना। जो उस समय के जमींदार थे जिनके पास काफी जमीन हुआ करते थे, उनसे जमीन लेकर के ग्रामीणों को देना जिसके पास जमीन नहीं था। यानी कि जो भूमिहीन थे उनको भूमिहीन थे, गरीब थे, उनको जो है जमीन देने का यह एक तरह का मुहिम था। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी के द्वारा शुरू किया गया था, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था भूमिहीनों को भूमि वितरण करना, राइट। तो ये इसका उद्देश्य था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? इंग्लिश में क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में समझ बेस देखने को मिलेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन के स्किप मत कीजिए। ये मत सोच के जाइएगा कि हम लोग ने जो क्वेश्चन लगा लिए हैं और बाकी काफ़ी सारे मार्केट में जो सेट्स आया हुआ है उससे करके चले गए तो कुछ आपका जो है वहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन ज़्यादातर जो होगा वह समझ बेस क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाइए, और जितना अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए उतना अच्छा, उतना ज़्यादा समझ बढ़ेगा और आसानी से वहाँ पर क्वेश्चन
कर पाइएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। औद्योगिक उत्पादन पर निर्भरता, ऑप्शन नंबर ए। बी है कृषि और कृषि आधारित गतिविधियों पर निर्भरता। सेवा क्षेत्र पर निर्भरता, भाई सेवा क्षेत्र उतना ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ होता है। भारी मशीनरी का अधिक प्रयोग, ये कहाँ से होता है भैया। औद्योगिक उत्पादन पर निर्भरता, ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग इतना तो होता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख विशेषता वह क्या है, कृषि और कृषि आधारित गतिविधियों पर निर्भरता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में श्रम की प्रकृति कैसी होती है। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार इंग्लिश वाले भी क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर इसका आंसर देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, उच्च कौशल आधारित केवल तकनीकी श्रम। कहाँ से भैया, अगर ये होता तब तो फिर जो है ग्रामीण विकास का ये हम लोग थ्योरी पढ़ते ही नहीं। सभी उच्च शिक्षित श्रमिक सभी पढ़े लिखे होते हैं, बिल्कुल नहीं। तो कैसा होता है, अर्धकुशल होता है और अकुशल श्रम का प्रभुत्व होता है। काफी सारे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं या जो खेत में भी काम करते हैं, तो देखिएगा कि वो अर्धकुशल हो या अकुशल श्रमिक होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा पानी पी लेता हूँ इस क्वेश्चन को तब तक। तो क्वेश्चन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सामाजिक संरचना किस पर आधारित होती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो विलेज इकोनॉमी होता है उसकी जो सामाजिक संरचना होता है वह किस पर आधारित होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर एक क्या कह रहा है कि औद्योगिक वर्ग विभाजन। ऐसा तो होता नहीं है भाई, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में औद्योगिक वर्ग विभाजन कहाँ से होगा। उतना उद्योग अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहेगा तभी तो ये सब पॉसिबल है ना, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग इतना होता है, नहीं होता है। जाति समुदाय और परंपरागत संबंध, थोड़ा सा सही लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं। व्यापारी के कहाँ से भैया, उतना व्यापार तो होता नहीं है। आधुनिक कॉर्पोरेट संरचना, बिल्कुल नहीं। अगर ये होता तो शायद ये मिलता जुलता होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कैसा होता है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के जो सामाजिक संरचना होता है वो किस पर आधारित होता है, जाति समुदाय और परंपरागत संबंध पर आधारित होता है। इस तरह के जो है क्वेश्चन पूछने की संभावना है। समझ बेस क्वेश्चन पूछेगा, बार बार इस चीज को मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, तो पढ़ के जाइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना का संवैधानिक आधार कौन सा संशोधन है। यह क्वेश्चन वीवीआई है, इस बार ये क्वेश्चन पूछने की संभावना काफी अधिक है। इस क्वेश्चन को आप लोग कभी भी मिस करके नहीं जाइएगा, देख लीजिए कि पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना का संवैधानिक आधार कौन सा संशोधन है। इसको एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए, इंग्लिश वाले। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो पंचायती राज संस्था है उसको कब संवैधानिक अधिकार मिला था, तो कब मिला था और कौन सा संशोधन, नहीं कब नहीं मिला था, किस संशोधन के द्वारा मिला था, ये क्वेश्चन है। राइट, तो हम लोग जानते हैं ये 42वां से तो नहीं, 44वां से भी नहीं, 73वां से जो पंचायती राज को मिला था और 74वां से किसको मिला था, म्यूनिसिपैलिटी को, यानी कि अर्बन जो लोकल बॉडी होता है, अर्बन लोकल बॉडी, उसको मिला था 74वीं। तो 73वीं संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्था को जो है संवैधानिक अधिकार मिला था। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था मुख्यतः कितने स्तरों की होती है। पंचायती राज व्यवस्था मुख्यतः कितने स्तरों की होती है। यहाँ देखिए एक चीज याद रखिएगा, एक वर्ड है मुख्यतः,
हम लोगों को किस पे ध्यान देना है? मुख्यतः इस पे ध्यान देना है। इंग्लिश में जो क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं एक बार क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, पढ़ लिए होंगे। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था मुख्यतः एक पे नहीं होता है, दो पे भी नहीं होता है, चार पे भी नहीं होता, होता कितना पर है? तीन पर होता है। एक पंचायत लेवल पर, एक ब्लॉक लेवल पर और एक जिला लेवल पे। हालांकि इसका एक अपवाद भी है। अगर किसी राज्य का जनसंख्या 20 लाख या 20 लाख से कम है तो उसको यह छूट दिया गया है कि वह 3 स्तरीय नहीं करके 2 स्तरीय भी कर सकता है। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। एक्सेप्शनल केस में ऐसा होता है, जिस वेस्टेड का 20 लाख या 20 लाख से कम, उसके लिए प्रावधान किया गया है, उसको ये छूट दी गई है। बाकी जो है मुख्यतः ये 3 स्तरीय, त्रिस्तरीय इसको बोलते हैं, ये होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्योंकि हम लोगों को 200 प्लस एमसीक्यू करना है, ये पार्ट 1 है, इसके बाद फिर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह से हम लोग करके पूरी जो है जो सब्जेक्ट नॉलेज है करके आप लोगों को देंगे। और देखिएगा कि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से देख के जाइएगा। देखिए क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का सबसे महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्य कौन सा है? ग्राम पंचायत विकास के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए क्या है, लेकिन उससे पहले इंग्लिश वाले भी एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा उससे पहले हम लोग गलत आंसर को ही ढूंढ लेते हैं। विदेश नीति का निर्धारण, भैया ग्राम पंचायत विदेश नीति का निर्धारण क्यों करेगा? राज्य बजट का निर्माण क्यों करेगा? केंद्रीय योजनाओं का मूल्यांकन, मूल्यांकन बोल रहा है भाई, मूल्यांकन जो है ये एवोल्यूशन क्यों करेगा? ये काम तो ग्राम पंचायत का नहीं है, तो है क्या? वह है स्थानीय विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करना। स्थानीय विकास योजनाओं का क्या करना है? क्रियान्वयन, उसको लागू करना। ये जो होता है ग्राम पंचायत का महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्य होता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण कितना है? आप लोगों में से सभी को ये चीज पता होगा। एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन देख लीजिए, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं देते हुए बता दूं कि पंचायती राज जो संस्था है वहाँ पर महिलाओं के लिए जो न्यूनतम आरक्षण है वह कितना है? वह है 33%। ठीक है, यहाँ पर 40%, 25% और 50% नहीं हो। हालांकि अगर आप बिहार में देखिएगा तो ये 50% है। कब? 2006 में जो है पंचायती राज जो कानून है उसमें संशोधन किया गया था और 50% आरक्षण जो है महिलाओं को दिया गया था। तो ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बिहार में कितना है, तो 50%। अगर पूछे किस साल दिया गया था, तो 2006 में दिया गया था, जब नीतीश कुमार 2005 में पहली बार, पहले माफ कीजिएगा पहली बार नहीं, मतलब उससे पहले भी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन वहाँ से जो है कंटिन्यू आप लोग देखिएगा कि 5 से लेके 10, फिर 10 से 14, फिर 1 साल के लिए तकरीबन जीतन राम मांझी जी रहे। उसके बाद फिर कंटिन्यूसली वहीं अभी तक मुख्यमंत्री है और इस बार भी उनके बनने की संभावना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 33%। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लूँ। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली के लिए मूल ढांचा सुझाने वाली पहली समिति कौन थी? जो पंचायती राज जो संस्था है उसके लिए एक समिति का गठन किया गया था पहली बार, और वह समिति ने ही सबसे पहले पंचायती राज के गठन के बारे में सुझाव दिया था। तो उस समिति के बारे में आप लोगों को बताना है और आप लोगों ने गेस कर लिए होंगे। तो चलिए डायरेक्ट आंसर पे आ जाते हैं, वह होता है बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति ही सबसे पहली बार पंचायती राज संस्थाओं के गठन की सिफारिश किए थे। उसके बाद फिर अशोक मेहता समिति भी आए, फिर ये भी आए, फिर ये भी आए। ठीक है, तो नहीं, शायद गोपालन समिति बाद में आया था। तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर जो है पंचायती राज संस्था का एक तरह से कह सकते हैं कि गठन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश वाले क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए इंग्लिश वाले भैया, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देख लिए होंगे। क्वेश्चन है, किस समिति ने 2 स्तरीय 2 टायर पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? इस क्वेश्चन को बीबीए में रख सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। तो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले जो पंचायती राज संस्था के गठन का जो सिफारिश था वह बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। लेकिन 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने किया था? आप लोगों को आंसर इसका बताना है। आंसर क्या होगा देख लीजिए। एक बार इंग्लिश वाले क्वेश्चन को भी देख लीजिए पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति जो है इसने त्रिस्तरीय 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 व्यवस्था का सिफारिश किया था। अशोक मेहता समिति इसने जो है 2 स्तरीय यानी कि 2 टायर 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो है सिफारिश किया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 स्तरीय अशोक मेहता समिति। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, देखिए, किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? इसका जो है आंसर क्या होगा, एक बार आप लोग गेस करके बताइए। तो इसका जो, देखिए, इसके बारे में बता दिया, इसने नहीं किया था, इसने भी नहीं किया था। सबसे पहले जो है LM सिंघवी समिति थे, इनके द्वारा जो है पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों को काफी क्वेश्चन करना है तो जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा। विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है? विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है? इंग्लिश में क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार इंग्लिश वाले, फिर इसका आंसर देखते हैं। कारा क्वेश्चन कि विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका की सबसे महत्वपूर्ण उपयुक्त वर्णन क्या है? विकास में पंचायती राज संस्था क्या भूमिका निभाता है? तो क्या निभाता है? केवल कर संग्रह करना? बिल्कुल नहीं। स्थानीय शासन को अधिक केंद्रीकृत करना? भैया, केंद्रीकृत नहीं करना। पंचायती राज संस्था तो विकेंद्रीकरण के लिए बना ही है, तो अगर वो केंद्रीकृत ही करेगा तो फिर पंचायती राज संस्था का उद्देश्य रह क्या जाएगा? ठीक है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है जन भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण विकास सुनिश्चित करना। और ऑप्शन नंबर डी है केवल राज्य स्तरीय योजनाएं बनाना। बिल्कुल नहीं भैया, केवल ऐसा तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जन भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण विकास सुनिश्चित करना, इसका सही आंसर है। इस तरह के समझ बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा तो इस तरह क्वेश्चन करके जाइएगा। ये मान के चलिए फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेगा। हाँ, जो आगे वाले जो क्लास होगा वहाँ पे हम लोग फैक्चुअल क्वेश्चन भी करेंगे जो कि योजना से संबंधित क्वेश्चन होंगे। ठीक है, लेकिन इधर से जो क्वेश्चन आएगा तो वो समझ बेसी क्वेश्चन ज़्यादातर आने की संभावना है, 1-2 क्वेश्चन फैक्चुअल भी आ सकता है। क्वेश्चन है, सहकारी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सहकारी जो कोऑपरेटिव जो संस्था है उसका मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है क्या होता है। इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर इसका आंसर हम लोग देखेंगे। देखिए, इसका जो कोऑपरेटिव का जो उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना, ये बिल्कुल नहीं होता है। बड़ी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना, ये भी नहीं होता है। सरकारी नियंत्रण बढ़ाना, नहीं भैया। तो क्या होता है? सदस्यों की आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना। कोऑपरेटिव में क्या होता है कि काफी सारे मेंबर जुड़ करके किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, किसी योजना पे काम करते हैं, उसमें सबकी भागीदारी होती है और जो भी इसमें लाभ होता है उसमें सबको उसका बेनिफिट मिलता है। जो भी लाभ होगा उसमें सब बराबर का हिस्सेदार, बराबर के हिस्सेदार कहने का मतलब जो जितना उसमें श्रम करेगा, जो जितना अपना इन्वेस्टमेंट करेगा उतना उसको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो सदस्यों की आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना, यही जो है सरकारी जो सहकारी संस्था है उसका उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सहकारिता आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या है? इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, इंग्लिश वाले तो आप लोग देख लिए होंगे इंग्लिश में भी क्वेश्चन। देखिए इसका ऑप्शन नंबर कह रहा है, पूंजीपतियों द्वारा नियंत्रित नियंत्रित सहकारिता आंदोलन अगर पूंजीपतियों द्वारा नियंत्रित होगा तो फिर ये सहकारिता आंदोलन होगा ही नहीं। सरकार द्वारा पूर्ण नियंत्रण, बिल्कुल नहीं। बताए थे जो ये क्या होता है, जो काफी सारे मेंबर्स जुड़ करके कोऑपरेटिव यानी एक दूसरे को कोऑपरेट करना है फिर आगे बढ़ना है, ये चीज होता है। तो कोऑपरेट हम लोग ऐसे भी बोलते हैं ना, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, ये तो काफी लोक प्रचलित शब्द है, कोऑपरेशन, कोऑपरेट। निजी स्वामित्व, बिल्कुल नहीं। सदस्य नियंत्रित लोकतांत्रिक प्रबंधन, ये होता है। क्या होता है कि जो भी सदस्य होता है उसी के द्वारा यह नियंत्रित होता है, और लोकतांत्रिक प्रबंधन होता है कि जो भी डिसीजन होता है लोकतांत्रिक तरह से लिया जाता है, यानी कि उसमें जो है बहुमत के आधार पर लिया जाता है, आपसी समझबूझ के आधार पर लिया जाता है, सबको साथ लेकर के लिया जाता है। यही कोऑपरेटिव का जो है मुख्य जो है विशेषता है, समझे? चलिए समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारिता का ग्रामीण विकास में योगदान है? ग्रामीण विकास में सहकारिता का क्या योगदान है? ये है इस क्वेश्चन का जो है टर्मिनोलॉजी। देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन एक बार, फिर इसका आंसर देखते हैं। देखिए ग्रामीण ऋण और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराना, शहरी क्षेत्रों में अधिक रोजगार सृजन करना। यहाँ पे बात जब ग्रामीण क्षेत्र की हो रहा है तो शहरी क्षेत्र कहाँ से आ गया, है ना? यहाँ पे शहरी क्षेत्र दे दिया है। कृषि उत्पादन कम करना, कम क्यों करेगा, समझ से परे। ग्रामीण क्षेत्रों में निजीकरण को बढ़ावा देना, क्यों? बिल्कुल नहीं भैया, ग्रामीण क्षेत्रों में निजीकरण को बढ़ावा देगा तो फिर ग्रामीण क्षेत्र में रहेगा क्या, क्या बचेगा? समझिए आपका संपत्ति अगर कोई ले ले, कोई कॉरपोरेट ले ले तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ठीक ना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ग्रामीण ऋण और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराना। ये जो सहकारिता का ग्रामीण विकास में योगदान होता है कि ग्रामीण ऋण और विपणन, विपणन मतलब मार्केट सुविधा उपलब्ध कराना। आप लोग जानते हैं कि कोऑपरेटिव के क्षेत्र में जो सबसे जो महत्वपूर्ण एक उदाहरण हम लोग देखें तो वह है अमूल। अमूल का देखिए कितना जो है इसका जो है ये है पहुंच है। अब तो देश क्या विदेश में भी अमूल का प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और अमूल जो है ये कोऑपरेटिव का, या अगर हम लोग बात करें सहकारिता का, तो ये बहुत बड़ा आंदोलन है और बहुत ही सक्सेसफुल भी रहा है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ किस वर्ष माना जाता है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा, मैं डायरेक्ट आंसर पा जाता हूँ, 1904 होगा। इस समय कोऑपरेटिव क्रेडिट एक्ट, कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव क्रेडिट एक्ट 1904 में आया था। इसी समय जो है सहकारिता आंदोलन का भी प्रारंभ माना जाता है। कहाँ पर? भारत में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1904। कोऑपरेटिव क्रेडिट एक्ट आने के बाद जो है यह आंदोलन भारत में एक तरह से प्रखर हुआ। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंग्लिश में क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिए इंग्लिश वाले। तो कोऑपरेटिव फील्ड में जितने भी संभावनाएं थी उसको नियंत्रित करने के लिए, या उसको एक तरह से रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित नहीं कह सकते कि रेगुलेट करने के लिए, जानते हैं रेगुलेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नियंत्रण से ज़्यादा रेगुलेशन महत्वपूर्ण होता है।
तो एक जो भारत सरकार के स्तर पर एक मंत्रालय का स्थापना किया गया, तो उसका नाम क्या था? सहकारिता मंत्रालय या कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव। ठीक है, तो इसकी स्थापना 2021 में किया गया था। अब कोऑपरेशन इतना जो है अभी भारत में विस्तृत हो चुका है, तो उसका तो रेगुलेशन होना चाहिए ना। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है सहकारिता मंत्रालय की स्थापना 2021 में किया गया था। अगर आप लोगों को पूछे कि अभी इस मिनिस्ट्री का जो है मिनिस्टर कौन है, मंत्री कौन है, तो आप लोगों को पता होगा, जो हमारे अमित शाह जी है, गृह मंत्री के साथ साथ यह सहकारिता मंत्रालय के मंत्री भी हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, 2021 में भारत में सहकारिता मंत्रालय का स्थापना किया गया था। देखिए इस क्वेश्चन को, भारत में सहकारिता मंत्रालय मिनिस्ट्री और कोऑपरेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अभी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ही था। उद्देश्य क्या था? सहकारिता क्षेत्र में सहकार से समृद्धि को बढ़ावा देना, प्रोस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन, यानी कि एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए क्या करना, समृद्धि हासिल करना, इसका जो है ये उद्देश्य था। और इसी उद्देश्य के तहत ये इस मंत्रालय का गठन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन है भी कि नहीं है, एक बार नहीं है। तो यही था इस पार्ट में, इतना क्वेश्चन लगभग हम लोगों को तकरीबन 30 के आसपास क्वेश्चन कर लिया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग